तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। यानी देखिए, सामाजिक अध्ययन में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सामाजिक अध्ययन में हम चैप्टर पढ़ रहे थे इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। इसमें से हमने देखिए कितना पढ़ लिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इतिहास का अर्थ और महत्व। यानी हमने इसमें पढ़ा इतिहास की का अर्थ क्या होता है, इतिहास की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, ठीक है, और इतिहास के महत्व के बारे में। ये सारा कुछ हम इससे पहले पढ़ चुके थे। अब बचा था इतिहास जानने के स्रोत। यानी जो हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, वो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिससे हमें इतिहास का पता चलता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो देखिए हमारे चैनल पर जाइए और हमसे आप जुड़िए। और देखिए, सारी सब्जेक्ट क्लासेस हो रही हैं। जो जो सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं वो प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप डेली क्लासेस ले सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप चैप्टर वाइज अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप देखिए पेपर में अच्छे अंक नहीं ला सकते। क्योंकि अगर अच्छे अंक लाना है, यानी 90 प्लस आपको स्कोर अगर करना है, ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब आप चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्योंकि अगर सोच रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज ना पढ़ें, केवल क्वेश्चन ही करें, तो देखिए आप 90 प्लस स्कोर नहीं ला सकते। हाँ, बस ये हो सकता है आप पास हो जाएंगी। ठीक है, आप पास हो सकते हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो देखिए, और डीएलएड में आपको देखिए नंबर बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल पास हो रहे हैं फिर डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आइए। क्योंकि आगे चलकर जब आप देखिए आप टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर देखिए ये सारे नंबर ऐड किए जाते हैं, तब जाकर मेरिट बनती है। तो इसीलिए आपको अभी से इस हिसाब से तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट को। ये ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट को आपको छोड़ देना है, कम पढ़ना है। यानी सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, उस पर सबसे ज़्यादा हर सब्जेक्ट पर अच्छे से मेहनत कीजिए, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, हम आपको बता दें जो 3 सब्जेक्ट हैं, उन पर आपको अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक है देखिए सबसे स्कोरिंग कौन सब्जेक्ट है। एक तो है देखिए सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का, और दूसरा है देखिए बाल विकास 50 नंबर का, और तीसरा है देखिए शिक्षण अधिगम 50 नंबर का। ये जो 50-50 नंबर वाले 3 सब्जेक्ट हैं, इन पर अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली तो आपका देखिए नंबर बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि यही जो है 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें स्कोर अच्छा आता है। क्योंकि 50-50 के हैं और सब्जेक्ट केवल 25-25 के ही हैं, तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। अरे उसमें बहुत ज़्यादा खींच के आप ले आएंगे तो 24-25 यानी 24 तक ले आएंगे, क्योंकि 25 का तो पूर्णांक ही होता है। तो देखिए, अगर आपने इस 3 सब्जेक्ट, ये जो सामाजिक अध्ययन, बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ये सब्जेक्ट बहुत सरल हैं। अगर आपने चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, और आप नंबर भी अच्छे लाएँगे। इसीलिए देखिए हम बता रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। हर सब्जेक्ट पर अच्छी मेहनत करना है, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम आज पढ़ेंगे इतिहास जानने की स्रोत। तो देखिए इससे पहली वाली क्लास में हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके थे और साहित्यिक स्रोत भी पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण कौन कौन सा है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसके बाद इस लेसन से जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हम साथ ही इसके प्रश्न भी कर लेंगे। ठीक है, यानी ये लेसन आपका बिल्कुल क्लियर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट है विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी विदेशी यात्री जो थे उन्होंने क्या इतिहास की जानकारी, इतिहास के बारे में बताया है। तो चलिए पहला देखिए है विदेशी यात्री मैगस्थनीज। ठीक है, पहला विदेशी यात्री कौन है? मैगस्थनीज। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से साथ ही साथ आप लिखते चलिए। ठीक है, ये देखिए ग्रीक राजदूत था। कौन था ये? ग्रीक। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मैगस्थनीज जो है किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य शासन, समाज और प्रशासन का वर्णन किया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम, तो इंडिका। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? इंडिका है। फिर देखिए अगला कह रहा है हालांकि उनका 7 सामाजिक वर्गों का
विवरण कई इतिहासकार अतिशयोक्त मानते हैं। यानी देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, तो इसने समाज और प्रशासन आदि का वर्णन किया। लेकिन इन्होंने समाज को, देखिए समाज को 7 सामाजिक वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, जिसे देखिए कई इतिहासकार क्या है, इसे मतलब काफी अतिशयोक्ति मानते हैं। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो ग्रीक क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्रीक, देखिए जो ग्रीस है, यानी यूनान, हिंदी में कहते हैं इसको यूनान। जो यूनान देश है, ठीक है, एक यूनान कंट्री का नाम है, ये यहाँ से आया था। इसकी देखिए कैपिटल है, यानी राजधानी है एथेंस। इसकी राजधानी का नाम है एथेंस। पहली बार ओलंपिक खेल एथेंस में स्टार्ट हुए थे, यानी कहाँ आरंभ हुए थे, तो एथेंस में। और देखिए जो यूनान में रहने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रीक। जैसे भारत में रहने वालों को भारतीय, उसी प्रकार यूनान में रहने वाले को ग्रीक। ठीक है, तो चलिए हम मैप में समझते हैं कि ये जो ग्रीक यानी यूनान कहाँ पर है। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है। यहाँ यूनान पड़ता है, देखिए यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप ये है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जितना है इधर, ये इसमें पड़ता है कहीं यूनान, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्थान लिखा है, ये हमने गोला बनाया, ये है ग्रीस, इसी को कहते हैं यूनान। तो मैगस्थनीज कहाँ से आया था भारत, तो ग्रीस से आया था। यानी भारत कहाँ है, तो ये है भारत। ठीक है, यानी ग्रीस, यूनान से भारत आया था। ठीक है, कौन, मैगस्थनीज। और इसकी राजधानी पूछा जाए तो एथेंस। अगला है देखिए फाहियान। तो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ये कौन थे, चीन के थे, बौद्ध भिक्षु थे, जो गुप्त काल में भारत आए। उन्होंने अपनी पुस्तक, तो फाहियान की अगर पुस्तक पूछा जाए तो कौन सी है, फोकुओ की, ठीक है, में भारत को शांतिपूर्ण और समृद्ध बताया। उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म के विकास और धार्मिक स्थलों का वर्णन किया, लेकिन अन्य सामाजिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो रहा फाहियान के बारे में। अब चलिए समझते हैं होएनसांग। ठीक है, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत आए। ये किसके शासनकाल में आए, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। उन्होंने सीयूकी में भारतीय, इनकी पुस्तक नाम क्या नाम है, सीयूकी में भारतीय शिक्षा, समाज और प्रशासन का विस्तृत वर्णन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा की और बौद्ध धर्म की महानता को दर्शाया। ये देखिए जो ह्वेनसांग है ये बौद्ध धर्म को मानता था, और फाहियान जो थे ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अन्य धर्मों के बारे में तुलनात्मक रूप से कम लिखा, यानी सबसे ज्यादा ह्वेनसांग ने अगर लिखा है तो बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, और किसी अन्य धर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। अगला है देखिए इब्न बतूता। तो मोरक्को से आए यात्री थे। तो ये कहाँ से आया था, मोरक्को से, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कि जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उन्होंने अपनी किताब रिहला में, इब्न बतूता की किताब कौन सी है, रिहला में, भारत की व्यापारिक समृद्धि और न्याय प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया। उनके अनुसार तुगलक का शासन अस्थिर था और प्रशासनिक नीतियां जटिल थी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में इटली से भारत आए। ठीक है, और विशेष रूप से दक्षिण भारत यानी पांड्य वंश का वर्णन किया। ये मार्को पोलो कहाँ पर आया था, तो देखिए दक्षिण भारत में आया था। कहाँ से आया था, तो इटली से आया था। ठीक है, उन्होंने पांड्य वंश का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में भारत के मसालों और रेशम के व्यापार का उल्लेख किया, और भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। ठीक है, इनको साथ ही साथ आपको नोट करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है देखिए विदेशी यात्री अल बरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ। उसने यहाँ की संस्कृति, धर्म, समाज, परंपराएं, भाषा और विज्ञान का गहरा अध्ययन किया। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद, ये देखिए इस किताब का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तहकीके हिंद में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है, तहकीके हिंद। देखिए आज हमने पढ़ा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन, इसी में से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो पूछ लेगा मैगस्थनीज के बारे में, या फाहियान के बारे में, या फिर हुएन सांग के बारे में। ठीक है, ये तीन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको साथ ही साथ देखिए इब्न बतूता है, मार्को पोलो और अल बरूनी, इनके बारे में ही पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं अगर इन 3 से ना पूछे, तो इन तीनों से पूछ सकता है, ठीक है? लेकिन इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ज़रूर जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। तो देखिए इमारतों एवं भवनों के अवशेष एक हो गया, खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातु एवं मुद्राएं, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण, मुद्रा एवं स्मारक। तो ये रहे देखिए पुरातात्विक स्रोतों के नाम, ठीक है? इनको आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा महाभारत के लेखक कौन हैं? 2019 में पूछा गया, 2015 में भी। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, फाहियान किस वंश के शासन काल में भारत आए? 2015 का क्वेश्चन। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। उसके वर्णन से तत्कालिक सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के विषय में पता चलता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। 2016 का प्रश्न। मैगस्थनीज, फाहियान, होएनसांग, हेरोडोटस। ठीक, हमने तो 4 बता दिए, आपको केवल 2 ही लिखने हैं, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। यानी प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन-कौन से हैं? तो रामायण है, महाभारत है। ये कैसे हैं? महाकाव्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो देखिए ईसा पूर्व यानी ई ओ पू लिखा हो, ठीक है? यानी ईसा पूर्व इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो देखिए ईसा पूर्व का अर्थ बताइए, ठीक है? तो देखिए ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है? हम जैसे बेस मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए यहाँ पर हुआ था, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर। तो हम कोई अगर इसी आस-पास कोई जन्मा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के समय यानी ईसा पूर्व लिख दिया जाता है, ठीक है? और ईसवी देखिए ईसवी क्या है? साथ ही समझ लीजिए। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। यदि ईसा मसीह यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर उनका जन्म हुआ, तो इसके बाद का अगर समय दिखाना है तो ईसवी लिखेंगे, ठीक है? ईसवी। अगर जन्म से पहले उनकी जानकारी कोई बताना है, तो ईसा पूर्व लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा है 500 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है ईसा के 500 साल पहले, यानी जब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले का समय, ठीक है? अगर लिखा है ईसवी यानी जैसे 2025, तो ईसा के 2025 साल बाद, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का महत्व किस लिए है? ये भी क्वेश्चन देखिए इस लेसन में है। तो आज मनुष्य के लिए जितना महत्व भोजन, कपड़ा, हवा और पानी का है, उतना ही महत्व शिक्षा का है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान हो जाता है, ठीक है? अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है यानी शिक्षित नहीं है, तो उसे हम पशु के समान समझ सकते हैं, ठीक है? इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला देखिए क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित की रचना किसने की? 2022 का क्वेश्चन है। तो हर्षचरित की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।